तो फिगर है तो मुझे तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसके लिए बुक चाहिए होगी। 1 मिनट का समय दो मुझे। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, वेट ए मिनट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का। अच्छा, तो लेट मी जस्ट चेक प्लीज। ये फॉर r इज इक्वल टू 0.1 वाला। यस सर। ओके। आपसे कहता है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2 इन द फिगर इफ a इज इक्वल टू r, इफ a पार्ट इज r इज इक्वल टू 0.1 ओम, b इज r इज इक्वल टू 1 ओम, और c पार्ट कहता है आपसे r इज इक्वल टू 10 ओम। नोट from your answers that in the order to get more current from a combination of two batteries, they should be joined in parallel if the external resistance is small, and in series if the external resistance is large as compared to the internal resistances. ठीक है, दो सिचुएशंस आपको गिवन है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है पहले वाले सिचुएशन में उसका नाम I1 है, और दूसरे वाले सिचुएशन में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम I2 है। तो आपको I1 अपॉन I2 का रेशियो बताना है। तो एक मैं कर रहा हूँ, और जैसा एक किया जाएगा वैसे ही बाकी सारे जो पार्ट है वो वैसे ही सॉल्व होंगे जैसा एक पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है सर? तो यस देखो, सर। इसमें दो केसेस हैं। एक है कि आपका ये एक सेल, ये आपका दूसरा सेल। This cell is of 6 volt. There is a resistor of 1 ohm. There is a 6 volt resistor is again 1 ohm, and we have a resistor of 0.1 ohm. पहले वाले पार्ट में R is equal to 0.1 ohm. इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है that has been called as I1. तो इस वाले पार्ट में हम पहली बात, if we apply the KVL starting from any point, अगर आप इसमें KVL लगाओगे तो आप क्या लिखोगे? तो अगर आप इसमें KVL लगा दो तो आप ये लिखोगे, मान लो यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ करंट इज I1, तो माइनस ऑफ 0.1 इंटू I1 बिकॉज यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद यहाँ पे भी आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो माइनस ऑफ करंट इज I1, तो 1 इंटू I1, और ये वाला होगा +6। Why +6? Because you are going from lower potential to the higher potential, so that is why it will be +6। उसके बाद फिर से आपका माइनस ऑफ 1 इंटू I1, और उसके बाद फिर से कैसा? तो फिर से आपका प्लस ऑफ 6, बिकॉज अगेन यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एंड दिस होल सम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो ये 2 हो गया, 2I1, और ये पॉइंट I1, तो 2.1 I1 हो जाएगा ना। दिस विल बिकम इक्वल टू 2.1 I1, तो माइनस ऑफ 2.1 I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12, तो माइनस माइनस कैंसल्स आउट। तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सर आपकी 12 डिवाइडेड बाई 2.1। ये पहला पोर्शन हो गया इसका, ये सीरीज में जब है तब हो गया। अब जब इसी को आपने पैरेलल में कनेक्ट करा है, तो पैरेलल में अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? तो सर ये आपका 6 वोल्ट ऐसे, फिर से दूसरा 6 वोल्ट ऐसे, और फिर से ये आपका रेजिस्टर, ये रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, ये 0.1 ओम का रेजिस्टर, ये 6 वोल्ट, ये 1 ओम, ये भी 6 वोल्ट, ये 1 ओम। आपसे कहता है कि यहाँ पर जो करंट जा रहा है दैट इज I2। अब देखो एक बात तो क्लियर है बच्चे कि यहाँ से जो करंट आएगा दैट इज I2, तो ये I2 करंट यहाँ पे पहुंचा तो इसको दो रास्ते मिले। कुछ पार्ट ऑफ द करंट यहाँ जाएगा, कुछ पार्ट ऑफ द करंट यहाँ जाएगा। मान लो यहाँ जो करंट जा रहा है, लेट दैट करंट बी I, मान लेते हैं सर कि लेट दैट करंट बी इक्वल टू I, तो बचा हुआ जो करंट जाएगा वो I2 माइनस ऑफ I इस वाले में जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में देयर आर टू अननोन्स, वन इज I एंड अनदर वन इज I2, तो यू विल हैव टू फॉर्म टू लूप्स। यहाँ पर दो लूप फॉर्म कर सकते हो आप। अगर आप यहाँ पर दो लूप फॉर्म करो, तो पहला वाला लूप मैं ऐसे ले रहा हूँ कि ये 0.1, इसको मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाए, PQRSTU। तो इन लूप, सबसे पहले इस लूप में, लूप कौन सा सर? PQRUP, इस वाले लूप में अगर आप यहां से चलें तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई I2, इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज I2। उसके बाद यहाँ आ जाइए इस वाले ब्रांच में, यहाँ पर आप देखिए तो R से U अगर आप जा रहे हैं, R से U, तो R से U में कितना करंट जा रहा है? I, तो माइनस ऑफ 1 इंटू I, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको आप लिख सकते हैं I, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 0.1 I2,
ठीक है, इज इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस माइनस विल कैंसिल आउट एवरीवेयर। ठीक, इसी तरह से दूसरा लूप कौन सा, तो दूसरा लूप इन लूप पी क्यू एस टी पी, मतलब पी से चलिए, क्यू से एस पे जाइए, मतलब इस बीच वाले ब्रांच को भूल जाइए और इक्वेशंस लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ फिर से 0.1 मल्टीप्लाइड बाई I2। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे माइनस ऑफ I2 माइनस ऑफ I1 इंटू उसका रेजिस्टेंस 1 ओम, फिर उसके बाद प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1.1 I2, और ये जो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस ऑफ I, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। दिस विल बी माय सेकंड इक्वेशन। तो आसिया, यहां से आप I2 और I की वैल्यू निकाल पाओगे? यस सर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको I2 और I की वैल्यू निकल आएगी, और हमें I1 अपॉन I2 चाहिए, तो I1 डिवाइड बाई I2 कर लीजिएगा। यही यस बार सर। बार आपको रिपीट करना है ना, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए यही चीज आपको रिपीट कर देनी है। नोट करिए, आगे बढ़े। डन सर। ठीक है, चलो भाई बच्चों, तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा है दैट वाज अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। में हमने किसकी बात की, तो वी टॉक्ड अबाउट कि व्हेनेवर द करंट विल फ्लो थ्रू द वायर, तो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी कैलकुलेटेड द डिफरेंट फॉर्मूलाज इन द डिफरेंट केसेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंट केस में डिफरेंट फॉर्मूला फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं इसका दूसरा सेक्शन, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फोर्स। अब हम लोग बेटा मैग्नेटिक फोर्स पे डिस्कशन करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो लिखो टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। टॉपिक का नाम डालो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए सर, एक बात समझिए यहाँ पर, ये सर अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, if you'll place a charge particle inside the electric field, तो that charge particle will experience an electrostatic force। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज रेस्ट में है या मोशन में। मतलब अगर इन अ रीजन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू प्लेस अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इट, तो इस पे 100% फोर्स लगेगा, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वेदर दिस चार्ज इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और दिस चार्ज इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट सर मैग्नेटिक फोर्स के केस में ऐसा नहीं। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कि चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में है या मोशन में है, इस बात पे आपका मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। क्या मतलब है सर? व्हाट वी ऑब्जर्व्ड वाज कि मान लो अगर हमने ये करंट कैरिंग वायर ले लिया, तो अगर हमने करंट कैरिंग वायर ले लिया, कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो दैट विल बी अ करंट कैरिंग वायर, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को रख दें, इफ आई प्लेस अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, हमने एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया बेटा कि व्हेन वी प्लेस द चार्ज पार्टिकल इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, देयर वाज नो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगा। सर आपको कैसे पता कि कोई फोर्स नहीं लगा? तो वी कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दिस फोर्स कि वेदर द चार्ज डिफ्लेक्टेड और नॉट। अगर चार्ज डिफ्लेक्ट होगा तो इसका मतलब है फोर्स लगा, और चार्ज अगर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई फोर्स नहीं लगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को एट रेस्ट रख दिया, तो चार्ज पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। इसका मतलब है अनडाउटेडली देयर इज नो फोर्स, दैट इज व्हाई चार्ज पार्टिकल इज नॉट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल रेस्ट में। बट जब सडनली वी गेव इट अ वेलोसिटी, जब हमने इसको वेलोसिटी दी, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इस चार्ज पार्टिकल पे डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब दिस चार्ज पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड। अब वो अलग बात है, वो डायरेक्शन तो हम बाद में समझेंगे, किधर डिफ्लेक्ट होगा किधर नहीं होगा। अभी आप सिर्फ इस बात को समझिए कि व्हेन वी प्रोवाइडेड दिस चार्ज पार्टिकल अ वेलोसिटी, वी ऑब्जर्व्ड अ डिफ्लेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन सर तभी हो सकता है, या ये डिफ्लेक्शन इज द बेसिकली द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट कि भाई जब भी आप पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब है इस केस में डिफ्लेक्शन आ रहा है, मींस द चार्ज पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। और वो फोर्स कौन सा फोर्स हो सकता है? तो वो फोर्स सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल ऑलवेज बी देयर, डजंट मैटर वेदर द चार्ज इज एट रेस्ट और वेदर द चार्ज इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। बट ये वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल पे तब लग रहा है जब चार्ज मूव हुआ है, जब चार्ज पार्टिकल मूव हुआ है तब ये फोर्स लगा है।
तो अनडाउटेडली ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं हो सकता सर. तो पीपल केम टू द कंक्लूजन दैट दिस फोर्स इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, रादर दिस फोर्स इज मैग्नेटिक. बिकॉज अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लेते तो फिर तो सर ये फोर्स तब भी लगना चाहिए जब चार्ज मूव नहीं कर रहा है. चार्ज मूव ना करे तब भी फोर्स जो लगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, बट चार्ज के मूव करने पर ही ये फोर्स लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं हो सकता. तो पीपल स्टिक टू दिस फोर्स एज इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स. तो एक बात तो पहले सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा. सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि भाई मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए चार्ज का स्टेट ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, मतलब चार्ज शुड मूव, तभी उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, magnetic force acts on the charge magnetic force acts on the charge when the charge is in motion. Magnetic force acts on a charge when charge is in motion. मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे तभी लगता है जब चार्ज क्या हो, चार्ज मोशन में हो. मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज व्हेन चार्ज इज इन मोशन. मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज व्हेन चार्ज इज मोशन. लिख लिया बच्चों? यस सर. अब सुनिए, अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है सर, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी. तो इसके लिए आप अज्यूम करें कि सर ये प्रैक्टिकली हमने वैल्यू फाइंड करा हुआ है, आपको कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इसमें. सिंपली एक बात याद रखिए कि मान लीजिए इन द रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड दिस वे and the velocity of the charged particle is directed this way and the angle between the magnetic field and velocity is theta and this is your charge. ये चार्ज है आपका और ये चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है. तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड वाज कि ये जो फोर्स लग रहा था चार्ज पार्टिकल पर, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. दिस फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन. This was proportional to the velocity of the charged particle and this force was also proportional to sine of angle between the magnetic field and velocity. Magnetic field और velocity के बीच में जो angle है उससे भी ये force proportional था. ठीक है, तो by combining all these facts हम ये कह सकते हैं कि this will be equal to proportional to QVB sin theta. तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि force can be written as equal to some constant, let that be k, q vb sin theta. Fortunately SI यूनिट में, इन SI यूनिट में जो इस k की वैल्यू होती है वो होती है 1. जैसे वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अगर आपको याद हो तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी आपने देखा होगा कि जो k की वैल्यू होती है वो 1 होती है. तो यहाँ पर भी फॉर्चुनेटली यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो कितनी है सर, तो k की वैल्यू 1 है. तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी अल्टीमेटली QVB sin theta. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल. अब इसमें कुछ कहानी सुनो कि भाई ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये आपका फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल पे लगेगा और हमें मालूम है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. राइट साइड पे अगर आप देखें तो राइट साइड पे वेलोसिटी इज वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर, राइट. अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि दो वेक्टर है मेरे पास, एक ए है और दूसरा बी है, और इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने लिखा है, ए बी साइन थीटा. अगर हमने इन दोनों के प्रोडक्ट को लिखा है ए बी साइन थीटा, तो अगर हमने इन दोनों के प्रोडक्ट को लिखा है ए बी साइन थीटा तो क्या होगा, तो अगर हमने इन दोनों के प्रोडक्ट को लिखा है ए बी साइन थीटा तो इसका मतलब है कि दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. भाई ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तभी ये ए बी साइन थीटा आ सकता है. तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर दिस फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट क्यू इंटू वी क्रॉस बी. क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? एक्चुअली में ये जो फोर्स है दैट इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वन इज वेलोसिटी वेक्टर एंड अनदर वन इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज. तो फोर्स इज इक्वल टू QV क्रॉस बी. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स. अब एक बात और समझ में आ रही होगी आपको, आप लोग मुझे बता सकते हो कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है, कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होती है, मतलब इन जनरल क्या होती है? अगर दो वेक्टर किसी प्लेन में है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस प्लेन से कैसे, परपेंडिकुलर. वेरी गुड. तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग कौन कौन से दो वेक्टर, तो दो वेक्टर कंटेनिंग V एंड B, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जिस प्लेन में होगा
मैग्नेटिक फोर्स उस प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये तो हो गया सर फोर्स की कहानी। इसमें कुछ और चीजें सुनो पहले, उसके बाद आराम से नोट करना। सर अगर मान लो कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि द डायरेक्शन इन विच देयर इज अ वेलोसिटी, इफ इन द सेम डायरेक्शन इफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स, मतलब इन अदर वर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं तो थीटा जीरो, थीटा जीरो तो साइन जीरो इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी सर? फोर्स की वैल्यू 0। इसका दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब वेलोसिटी जिधर है अगर मैग्नेटिक फील्ड उससे एंटी पैरेलल है, बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा सर साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज आल्सो 0, तो फोर्स की वैल्यू 0। इसका मतलब सर डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस जीरो मैग्नेटिक फोर्स। मतलब चार्ज पार्टिकल पे आपका फोर्स वेलोसिटी के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ द वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स है वो 0 हो सकता है if the angle between the magnetic field and velocity vector is 0 और it is 180 डिग्री। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब कि सर वेलोसिटी होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही, इट इज नॉट नेसेसरी। वेलोसिटी होगा तो मैग्नेटिक फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक बात समझो सर, यहाँ पर एक पॉइंट समझो, ये तो लिख लेना, पहले सुनो। अगर सर मैं आपसे कहता हूं कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन में अगर हम चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है। अगर इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन तो चार्ज पार्टिकल पे हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये बात ऑब्वियस है कि चार्ज पार्टिकल पे हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, डिस्पाइट ऑफ द चार्ज बीइंग एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स हमेशा लगेगा। इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा तो इसका दूसरा मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। और अगर चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा तो इसका मतलब होगा कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। क्लियर? इसको मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा तो इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, अगर फोर्स नहीं लगा तो कोई फील्ड नहीं है। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लगने का मतलब है कि वहां फील्ड है। तो फील्ड का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है सर। मतलब अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में तो भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ऐसा नहीं है कि कहीं पर अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा ही लगेगा, और अगर फोर्स नहीं लगा तो इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? तो एक पॉइंट लिखिए, नोट, नोट लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स, नोट में लिखिए मैग्नेटिक फोर्स is not the confirmatory test of, magnetic force is not the confirmatory test of magnetic field. Magnetic force is not the confirmatory test of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का कंफर्मेटरी टेस्ट मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, इस बात का अंदाजा हम मैग्नेटिक फोर्स से नहीं लगा सकते। लिख लिया सर? मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डन? अब इस फॉर्मूले को नोट कर लो। डन सर, शिवांग ने नोट कर लिया। व्हाट अबाउट अदर्स? डन सर। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए सर, एक बात तो हमें समझ में आ गई है, फोर्स फोर्स की कहानी। अब इसमें फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस फोर्स की अपनी कोई डायरेक्शन भी होगी। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन? एक तो तरीका ये है सर डायरेक्शन निकालने का कि आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल लीजिए। जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी
वही आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब V और B के जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वही आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो एक तो तरीका ये है कि आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आज क्या करिए आप डायरेक्शन, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट बस। ठीक है सर, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का एक तरीका तो है सर, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल लीजिए, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा तरीका क्या है सर, तो दूसरा तरीका आपने पढ़ा होगा, दूसरा तरीका आपने पढ़ा होगा क्लास 10th 11th में, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कभी सुना है आप लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? यस सर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर्स, ये फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड द थंब, इन तीनों फिंगर को आप म्यूचुअली प्लेस कर दें परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन तीनों फिंगर को आप परपेंडिकुलरली प्लेस कर दें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर आप प्लेस कर दें, इन सच अ वे that this first finger is in the direction of the field, center finger is in the direction of current। फिर से सुनिएगा, first finger is in the direction of the field, center finger is in the direction of current, तो जो thumb है that thumb will give you the direction of the force। याद रखो ये velocity की direction नहीं है, it is not the direction of the velocity of the charged particle, it is basically the direction of the magnetic current which will flow due to the flow of the charged particle। क्या मतलब सर, center finger will be pointed in the direction of current। अब देखिए सर एक बात समझिए, अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव होगा तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो सर जिधर पॉजिटिव चार्ज भाग रहा होगा वही करंट की डायरेक्शन होगी। बट अगर चार्ज निगेटिव है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर चार्ज निगेटिव है तो उस केस में करंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द चार्ज होगी। ठीक है सर, करंट की डायरेक्शन उस केस में क्या होगी, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्या मतलब सर, जैसे मान लीजिए कि सर मैं आपसे कहता हूं कि इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है और आपका पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो जिधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज उधर ही होगी करंट, तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट फिंगर है दैट हैज टू बी केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फर्स्ट फिंगर को आप फील्ड की डायरेक्शन में रखिए लेफ्ट हैंड के, और सेंटर फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में रखिए, मतलब अपवर्ड रखिए। फर्स्ट फिंगर को आप फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, सेंटर फिंगर को अपवर्ड रखिए, तो जो थंब आएगा दैट थंब विल बी पॉइंटिंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा यहाँ पर थंब अपवर्ड आएगा या नहीं आएगा शिवांग, सॉरी आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा, यानी थंब, थंब की डायरेक्शन प्लस जेड एक्सिस की तरफ आएगी या नहीं आएगी बच्चों? सर बोल नहीं रहे हैं आप लोग। भाई थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगी, देख लीजिए आप। मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट वुड बी टुवर्ड्स प्लस जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। बट अगर मान लो इंस्टेड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इफ वी हैड द नेगेटिव चार्ज, अगर मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू और वो इधर जा रहा होता, तो अब क्या होता, सेंटर फिंगर अब किधर रखते? तो अब देखिए जिधर जाता है नेगेटिव चार्ज, करंट एक्चुअली में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट फ्लोज ऑपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसे। तो आपको इस बारी सेंटर फिंगर को अपवर्ड नहीं रखना है, आपको इस बारी सेंटर फिंगर को किधर रखना है, तो यू विल हैव टू प्लेस द सेंटर फिंगर डाउनवर्ड। सेंटर फिंगर किधर रखिएगा? अच्छा उस केस में माइनस जेड एक्सिस आ रहा था, आप लोगों ने बोला नहीं। यस सर। ये माइनस जेड एक्सिस आएगा, नॉट प्लस जेड एक्सिस। देखिए सेंटर फिंगर को इस बारी आप किधर रखेंगे, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, तो जो थंब होगा वो मेरी तरफ आ रहा होगा। देखो सर प्लीज अच्छे से देखो, थंब किधर आ रहा होगा, थंब विल बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन इन दिस केस। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी सर इस बारी वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी, इस बारी फोर्स की डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव जेड एक्सिस। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। यस सर। भाई ये बात सबको समझ में आ गई? ये जो थंब की डायरेक्शन है वही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, और आपको रखना कैसे है, तो आपको फिंगर्स को स्ट्रेच करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द, फर्स्ट फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखना है,
सेंटर फिंगर को आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है, तो जो थंब आता है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसके डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। बस इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, ये तो हो गई फोर्स की बात, ये तो बच्चे वाली बातें हो गई। अब इस पे कुछ केसेस पे आते हैं। सबसे पहला केस कि सर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या मतलब? थीटा का मतलब कौन सा एंगल? तो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज 90। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री अगर हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस को हम समझते हैं। तो देखो, इस केस को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस 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 एंड मैग्नेटिक फील्ड आई एम टेकिंग इट एज कांस्टेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस 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 क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। इसके अंदर सर हमने कोई चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, ये चार्ज Q, इसका मास M, इसको हमने वेलोसिटी दे दी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स नेगेटिव Z एक्सिस, और यहां पर हमने जो चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी है दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि इस केस में, कैन यू प्लीज टेल मी कि इस केस में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल? कैन यू प्लीज टेल मी? upwards, भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फर्स्ट फिंगर को आप रखिएगा इनटू द प्लेन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सेकंड फिंगर को आप किधर रखेंगे? तो सेकंड फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो यहाँ पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अपवर्ड आएगी। भाई बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर किधर आएगी? अपवर्ड। वैसे भी अगर तुम्हारी बुद्धि चलती हो तो समझो, मैग्नेटिक फील्ड है Z एक्सिस के अलोंग और वेलोसिटी है X एक्सिस के अलोंग, तो फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू Z एज वेल एज X। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब फोर्स किधर हो? Y एक्सिस के अलोंग हो। नहीं आई बात समझ में? फोर्स की डायरेक्शन किधर हो? Y एक्सिस के अलोंग। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन होगी Y एक्सिस के अलोंग। अच्छा रे भाई, आ रे भाई, ओ रे भाई। बेटा एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी फोर्स और वेलोसिटी किसी भी केस में, ये नहीं कि मैग्नेटिक फोर्स के केस में, जब भी किसी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि उस केस में जो पार्टिकल का पाथ होगा, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, डजेंट मैटर कि वो चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी जनरल पार्टिकल हो, उसका पाथ हमेशा सर्कुलर होता है। मतलब जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो पाथ कैसा होता है? तो पाथ हमेशा सर्कुलर होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात ऑब्वियस है कि इस केस में व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव करेगा सर? सर्कुलर पाथ पे। और इस पे कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स है, ये चार्ज इसका मास सेम है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इस पे जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स, वो हमेशा इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होगा। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किधर होगी? वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ होगी। मतलब फोर्स हमेशा सेंटर पे पास कर रहा होगा किसी भी पॉइंट पे। क्लियर? तो एक बात पहले ही समझ में आ गई कि जब भी सर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो पाथ विल बी सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ अगर होगा तो इस सर्कुलर पाथ का जो सर्कुलर पाथ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है दैट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ डायरेक्टेड होगा। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है आपको। ठीक है, पहला केस समझ में आ गया कि 90 डिग्री जब भी होगा तो पाथ कैसा होना है? बोलिए। सर्कुलर, circular, हमेशा सर्कुलर। अब दूसरी बात सुनिए ध्यान से, जो मैं आपको सुना रहा हूं। सर मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करता। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करेगा? डायरेक्शन को। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ सर? इट ओनली चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड। इसका मतलब
कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे, देखो आप ऑब्जर्व करो किसी भी पॉइंट पे आप चार्ज पार्टिकल को, मान लीजिए कि सर किसी इंस्टेंट के बाद आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, बिकॉज चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको देखना है तो उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। किसी भी पॉइंट पे आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की। तो ये डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, ये डायरेक्शन इज बीइंग चेंज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, मतलब एट एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बट इट कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेलोसिटी। तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, पहले पॉइंट में लिखिए मैग्नेटिक फील्ड only changes the direction of velocity. मैग्नेटिक फील्ड ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसको चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को। तो मैग्नेटिक फील्ड ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लिख लिया। लिख लिया सर, मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब दूसरी बात सुने, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने। आप लोगों को एक चीज पता हो, शायद आपने क्लास 11th में पढ़ा हो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। वर्क डन कैन बी रिटन एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है वर्क डन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में जो आप फॉर्मूला लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर, उसमें v इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। v क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। इसका मतलब आप इसको लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर, मतलब फाइनल का स्क्वायर, माइनस ऑफ हाफ इंटू m इंटू इनिशियल का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मुझे एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है या नहीं करता? डज इट चेंज द मैग्नीट्यूड और नॉट? मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता ना बेटा, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करता है, तो इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन बट इट डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता तो जो इनिशियल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड है वही फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, तो वर्क डन की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। वर्क डन कितना हो जाएगा, सिंपली इट विल बी इक्वल टू 0। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, work done by the magnetic field on the charged particle is always 0. Work done by the magnetic field on the charged particle is always 0. Work done by the magnetic field on the charged particle is always 0. Work done by the magnetic field on the charged particle is always 0. लिख लिया बच्चों? Yes. ठीक है, अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और वर्क डन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्क डन होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। अब देखो, जब भी ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो हमें मालूम है कि व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल गोज ऑन द सर्कुलर पाथ इट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? किसी को याद है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कल पे घूमता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कोई ना कोई उसको उतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि विच फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस? मैग्नेटिक फोर्स। बहुत बढ़िया साहब। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड मी द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू कितना, क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री।
एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इसका मतलब कितना हो गया सर, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा। ये sin 90 इसलिए है बिकॉज थीटा विच इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी इज 90 डिग्री, तो यहाँ पर इसलिए ये sin 90 है। तो ये क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे आप QB इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r विल बी इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय QB। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑन विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा, जिस रेडियस या जिस सर्कुलर पाथ पे आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, उसका रेडियस विल बी इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय QB। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस। अब एक बात याद रखो, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर 90 डिग्री है तो पाथ सर्कुलर होगा। अब ये जरूरी नहीं कि वो सर्कल पूरा बने, आधा बने, क्वार्टर बने, कुछ भी बने, पाथ सर्कुलर होगा और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस हमेशा mv डिवाइडेड बाय QB होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर बेटे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो बार बार घूम के वहीं पहुंचेगा ना, सोच के देखिए। यस सर। भाई अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं तो आप जहां से स्टार्ट करेंगे बार बार आप वहीं पहुंचेंगे और हर बार आप सेम टाइम के बाद पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि v आपका कांस्टेंट, v आपका कांस्टेंट है। तो v अगर आपका कांस्टेंट है तो हर बार आप घूम घूम के वहीं पर पहुंचेंगे, तो आपका जो हर बार का टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी, तो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है सर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा सर, तो घूम के यहाँ पर पहुंचने का जो डिस्टेंस आपको नहीं लगता 2 पाई r होगा, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है v। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाय v। r की वैल्यू आप लिख सकते हैं mv डिवाइडेड बाय qb। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb। बोलो हाँ कि ना। यस सर। Yes, अच्छा sir. सर, इस केस में एक और चीज आएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कोई मुझे बताएगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल मतलब होता है कि अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो एक सेकंड में कितनी बार घूम पा रहा है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये अगर गोल गोल घूम रहा है तो एक सेकंड में जितनी बार घूमेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हो जाएगी सर QB डिवाइडेड बाई 2 पाई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी QB डिवाइडेड बाई 2 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, खास पे नोट कर लिया भाई, और बच्चों ने नोट कर लिया क्या? यस सर। ठीक है, तो चलो सर एक बात तो क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर होगा तो हमेशा पाथ सर्कुलर होगा, और पाथ सर्कुलर होगा तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस mv डिवाइडेड बाय qb होगा। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb, और आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इक्वल टू qb डिवाइडेड बाय 2 पाई m। एक बात याद रखो, नाइदर टाइम पीरियड नॉर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द v पे, ये दोनों में से कोई भी डिपेंड नहीं करता। तो इसको यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए सर, अब एक बात मैंने आपसे बोला था कि पाथ सर्कुलर होगा बट पूरा सर्कल कंप्लीट होगा ही, इट इज नॉट नेसेसरी। पाथ सर्कुलर सेमी सर्कल भी हो सकता है या एक सर्कुलर आर्क भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितने रीजन में क्या है। तो उसी पर डिफरेंट डिफरेंट मैं क्वेश्चन वैरायटी क्रिएट कर रहा हूं। आप देखिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि सर इस लाइन के राइट साइड पे वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, ऑन द राइट साइड ऑफ दिस लाइन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड। इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है, इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है, मास m है। इस चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे फेंक दिया विद अ वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड इज b। सर ये बताइए पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा या कैसा पाथ होगा? Circular. विल द पाथ बी सर्कुलर और नॉट? ऑफ Yes. कोर्स पाथ Yes. सर्कुलर होगा, राइट? पाथ कैसा होगा, तो पाथ विल बी सर्कुलर। अच्छा, इस सर्कुलर पाथ में पूरा सर्कल बनेगा या पूरा सर्कल नहीं बनेगा, बस इतना बता दीजिए। नहीं. नहीं बनेगा। नहीं सर।
ठीक है, ऑब्वियसली पाथ पूरा सर्कल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर से इस पे, इधर मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड पे, तो फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑन द सर्कुलर पाथ। बट जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, अब इसके इस साइड पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसके पाथ को कोई अब डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। मतलब देयर इज नो फोर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल आधा सर्कल बनाएगा बट पूरा सर्कल नहीं बनाएगा। पूरा सर्कल कब बनता? जब लेफ्ट साइड पे भी मैग्नेटिक फील्ड होता तो पूरा सर्कल बनता। क्लियर है? अब इस केस में अगर मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी द रेडियस, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर विच द चार्ज पार्टिकल विल कम आउट, तो हमेशा याद रखो चार्ज पार्टिकल पूरा सर्कल बनाए कि आधा सर्कल बनाए, रेडियस विल ऑलवेज बी इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। रेडियस तो सर mv डिवाइडेड बाय qb ही रहेगा, डजंट मैटर कि वो पूरा सर्कल बने, आधा बने, क्वार्टर बने, कुछ भी बने, रेडियस विल ऑलवेज बी इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। अब सर दूसरी बात पे आते हैं, इस पाथ का अगर मैं रेडियस देखूं, इस पाथ के लिए अगर मैं रेडियस देखूं, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, तो वो mv डिवाइडेड बाय qb। अच्छा, जब चार्ज पार्टिकल यहां पर है बेटा, तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखिए, फोर्स यहां से पास हो रहा होगा यानी दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एट दिस पॉइंट। और फोर्स हमेशा सेंटर से पास होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सेमी सर्कुलर पाथ है। समझ में आ रही बात? अब दूसरी बात क्या चीज हमें चाहिए कि सर कितने टाइम के बाद ये चार्ज पार्टिकल निकलेगा, टाइम आफ्टर विच चार्ज पार्टिकल कम्स आउट, टाइम आफ्टर विच चार्ज विल कम आउट ऑफ द फील्ड। कितने टाइम के बाद चार्ज पार्टिकल फील्ड से बाहर निकल आएगा, टाइम आफ्टर विच द चार्ज पार्टिकल विल कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये टाइम हमें निकालना। तो इस टाइम को सॉल्व करने का यहाँ पर तो दिख रहा है कि सर्कल का आधा है तो आधा टाइम लगेगा, बट इसके लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला पहले सुन लें आप। आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, उसको थीटा बाई टी लिखते हैं या नहीं, बोलिए। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटे यहां से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी बाई टी, वेर ये जो कैपिटल टी मैंने लिखा है, दिस कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड, मतलब टोटल टाइम पीरियड। ये टोटल टाइम पीरियड है कैपिटल टी। और ये छोटा टी क्या है? ये छोटा टी वो टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम, जितनी देर के बाद चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, दिस इज कॉल्ड एज रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब चार्ज सेमी सर्कुलर पाथ पे चल के बाहर निकलेगा, तो व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर? हाउ मच इज द एंगल? पाई पाई, ऑब्वियसली 180 डिग्री, पाई है ना, 180 डिग्री। अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर। तो इतना एंगल सबटेंड करके बाहर निकलेगा, तो ये 180 डिग्री है। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। 180 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई करते हो, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है? तो 180 से 180 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी बाई 2। आना भी चाहिए था, आधा सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो आधा ही टाइम लगेगा। अब टाइम पीरियड की वैल्यू आप यहां पर चाहें तो पुट कर दें 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, और ये जो नीचे 2 आया है वो 2 एज इट इज, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी जिसके बाद ये चार्ज पार्टिकल विल कम आउट? पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। दिस इज द टाइम आफ्टर विच द चार्ज पार्टिकल विल कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर सर आप डायरेक्टली लिख देते हैं हाफ, आपने ये पूरा तामझाम किया क्यों? ये मैंने पूरा इसलिए बताया आपको क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखना कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो पाथ है वो सेमी सर्कुलर ही बने। पाथ सेमी सर्कुलर भी हो सकता है या पाथ कुछ और भी हो सकता है, इट कैन इवन बी जस्ट एन आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कुलर आर्क भी पॉसिबली बन सकता है। तो इसीलिए आपको मैंने ये बताया कि ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। नोट करिए सर। डन बाय सेवांग। कोई और? डन सर। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है,
चार्ज पार्टिकल को इस बारी आपने ऐसे फेंका है, ऐसे, चार्ज इज क्यू, मास इज m, और फेंका है अपने इस चार्ज पार्टिकल को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट b। टाइम पीरियड इसके पूरे मोशन का, अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू t। ठीक है, आपको बताना है कितनी देर के बाद ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा। आफ्टर व्हाट टाइम दिस चार्ज पार्टिकल विल कम आउट ऑफ द फील्ड। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोग सॉल्व करेंगे, बट मुझे पहले ये एक बात बताइए, सॉल्व तो आप लोग करेंगे, मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा? शिवांग, क्या चार्ज पार्टिकल पूरा सर्कल No, sir. कंप्लीट करेगा? क्या आधा करेगा? Will it be able to complete the half of the circle if not full? Yes. नो सर, यहाँ पर आधा भी नहीं करेगा, पूरा भी नहीं करेगा। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सर पहली बात तो आप यहाँ पर देखो कि इस पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, ये v है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। आप अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे। अगर आप रखेंगे फर्स्ट फिंगर जो है आपका वो इनटू द स्क्रीन पॉइंट कराओ, मतलब ऐसे रखो, देखो मैं दिखाता हूँ वीडियो ऑन करके। ये देखिए सर, आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, तो ये फिंगर विल बी पॉइंटिंग इनटू द स्क्रीन, और ये जो है ये ऐसे ऐसे। तो ये थंब अगर आप देखेंगे, थंब तो थंब कुछ ऐसे आएगा, देखिए मैं बना के बताता हूँ। ये थंब कुछ इधर आएगा, इधर। समझे आप? शायद नहीं समझे भाई। ये थंब आपका ऊपर नहीं आएगा ऐसे, ये थंब कुछ ऐसा आएगा, देखो रख के। तो आपका जो थंब आएगा वो कुछ एंगल पे आएगा, मतलब वाई के साथ कुछ एंगल पे, ऐसा कुछ तिरछा तिरछा, समझते हो ना? ऐसा कुछ। जिधर थंब आएगा उधर ही तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स मैंने आपसे क्या बोला था? मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ये जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वो कहां से पास होती है? तो ये मैग्नेटिक फोर्स पास होती है सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ से। तो ये जो आपका ये जो है ये ऐसे आएगा सर, ये पाथ आपका ऐसे आएगा। क्लियर? यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल आया तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, देखिए, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, टेंजेंशियल। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इस पाथ पे वो ऐसे होगी, देखिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर ये है सर, यहाँ पर क्या 180 डिग्री का एंगल बन रहा है? ये सेंटर होगा ना सर? No, sir. तो इज दिस द एंगल ऑफ 180 डिग्री? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज इट इज नॉट द 180 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब क्या ये सेमी सर्कल है? No, sir. ऑफ कोर्स नॉट, ये सेमी सर्कल, अरे ये सेमी सर्कल नहीं है सर। सेमी सर्कल कब होता है? जब सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। भाई लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने सेमी सर्कल क्यों बोला? क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका था तो फोर्स इधर लग रहा था, इधर। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे क्या ऐसे निकला, ठीक है, ये सेंटर था। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर है, तो सेंटर पे ये पूरा पाथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ये देखिए, ये 180 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसलिए आपने कहा था कि ये सेमी सर्कल है। बट इस केस में इट इज नाइदर द कंप्लीट सर्कल नॉट द सेमी सर्कल, इट इज अ सर्कुलर आर्क। समझ में आया? प्लीज हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सर्कुलर आर्क है, इट इज नाइदर सेमी सर्कल और नॉट द सर्कल। तो हमें ये पता करना है सर कितना टाइम लगा। तो कितना टाइम लगा वो पता करने के लिए व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज द टोटल एंगल दैट इज सबटेंडेड एट द सेंटर। क्योंकि हम क्या यूज कर लेंगे? हम यूज कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। बट थीटा कौन सा थीटा होता है? तो थीटा इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर। वो एंगल जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ पे सबटेंड हो रहा है वो चाहिए मुझे, और उसको मैं इक्वेट करूंगा ओमेगा टी के साथ। आई विल इक्वेट इट टू ओमेगा टी। ठीक है? तो अब मुझे ये थीटा चाहिए, कितना एंगल इसने सेंटर पे फॉर्म किया, दैट व्हाट आई वांट। तो कितना एंगल सबटेंड किया? तो देखो ये 30 है, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा? एनीबॉडी? 60. ये अनडाउटेडली 60 होगा भाई। समझ में आया आप लोगों को? ये देखिए, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 90 होना चाहिए, तो ये 60 होगा ना भाई। अच्छा, ये जो ब्लू लाइन बनाया है मैंने, ये वाला,
ये देखो, ये जो वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है, बोलो हाँ या ना। सर्कुलर पाथ पे Yes, sir. वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा Yes, sir. टेंजेंशियल होती है। और ये जो डायरेक्शन है, ये सेंटर का अगर हम पॉइंट मिला दें विद द सर्कमफ्रेंस, तो ये रेडियस कहलाएगा। तो ये रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होगा, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। देखो, इफ यू आर कन्विंस्ड। अब इस बात को समझो, ये Yes. टेंजेंट है और ये रेडियस है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल जो बन रहा है वो एंगल है 60, तो इस एंगल को 30 होना पड़ेगा या नहीं? Yes, sir. सी, सबको समझ आ गया भाई? ये 30, ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल 90, तो ये वाला आधा एंगल कितना? तो ये 30 है, ये 90 है, तो 90 प्लस 30 120, तो ये वाला एंगल कितना? 60। यार नहीं आया, तो ये Yes. वाला एंगल भी उसी लॉजिक से कितना होगा? 60। Yes, sir. इसका मतलब व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर? तो द टोटल एंगल व्हिच इज बीइंग सबटेंडेड एट द सेंटर इज 120 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा को आप रेडियन में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 120 डिवाइडेड बाई पाई बाई 180 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2, तो ये 60, 60 3 इज द 180, तो टी की वैल्यू कितनी होगी? टी की वैल्यू होगी टी बाई 3। दिस इज योर टाइम। इसको अगर आप चाहें पाई बाई एम के टर्म्स में लिखना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी की वैल्यू होती है 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई 3। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई 3 क्यू बी। दिस इज द टाइम आफ्टर विच द चार्ज पार्टिकल विल कम आउट ऑफ द फ्लूइड। ये वो टाइम है सर। मतलब अल्टीमेटली करना क्या है आपको? अल्टीमेटली यू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल विच इज बीइंग सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना, वो फाइंड कर लो। अगर आपने वो फाइंड कर लिया, तो वही आपका क्या होएगा? तो वही आपका आपको एंगल प्रोवाइड कर देगा। चलिए, तो एक ऐसा क्वेश्चन और करके बता दीजिए, तो फिर फर्दर वी विल प्रोसीड। इरेज करूं सर? Yes, sir. क्या बोलते हो सब? इरेज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं? बच्चों मेरे लाल, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग ये करके बताएंगे विदाउट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। आप लोग ये सॉल्व करके बताएंगे। यहां से चार्ज पार्टिकल को हमने फेंका है, फिर से वही चार्ज क्यू मास एम v वेलोसिटी से फेंका। दिस टाइम वी हैव थ्रोन दिस चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपको बताना है कितने टाइम के बाद दिस चार्ज पार्टिकल विल कम आउट। और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, ये इस तरह से अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी। आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा। व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर व्हिच द चार्ज पार्टिकल कम्स आउट ऑफ द फील्ड। Pi m divided by 2 QB is the answer given to me by Shivang, I guess. यशवर्धन का भी यही आंसर आ रहा है। अच्छा रे भाई,
चलिए सीधी सी बात है, फिर से मैं ये कह सकता हूँ इस केस में भी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा। अगेन द चार्ज पार्टिकल विल नॉट कंप्लीट द सर्कल, रादर इट विल कम आउट लाइक दिस। तो यहाँ पर अगर हम ये इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन ले लें तो ये ऐसे आएगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, टेंजेंशियल। तो यहाँ पर जो टोटल एंगल बन रहा है, दैट वी टोटल एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। ये टोटल एंगल हमें फाइंड आ जाए तो ये थीटा विल बी इक्वेटेड टू ओमेगा टी, और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल एंगल ठीक से बन जाओ, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। ये हमें यहाँ पर टोटल एंगल चाहिए, उस टोटल एंगल के लिए 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 45 है तो अगेन दिस एंगल विल बी 45। दिस इज 90 डिग्री, तो दिस अगेन विल बी 45। ये आपका 45 होगा, तो ये 45 है तो ये भी 45 है। इसका मतलब जो यहाँ पर थीटा है विच इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दैट इज 90 डिग्री। तो आप थीटा की जगह लिख सकते हैं पाई बाई टू विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई टी। पाई से पाई विल कैंसल आउट, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी बाई 4। दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेंट। इसका मतलब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका जो टाइम आ गया वो पाई एम डिवाइडेड बाई 2 क्यू बी आ गया। दिस इज द टाइम आफ्टर विच द चार्ज पार्टिकल विल कम आउट। और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम में आप सबका आंसर सही आया है। आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर द रीजन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ये एक रीजन है यहाँ पर, एंड दिस रीजन हैज अ फिक्स विड्थ ऑफ डी। इसी में मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, इसी रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इज बी। मैग्नेटिक फील्ड बी है एंड इट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन इन दिस रीजन, एंड मैग्नेटिक फील्ड जिस विड्थ में है या विड्थ ऑफ दिस रीजन इज डी। और इसमें d जो है दैट d इज लेस देन दैट ऑफ mv डिवाइडेड बाय qb। mv डिवाइडेड बाय qb क्या चीज होता है सर? तो mv डिवाइडेड बाय qb इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहाँ पर जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो कितना है, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज mv डिवाइडेड बाय qb। बट जिस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इट इज लेस देन दैट ऑफ mv डिवाइडेड बाय qb। ठीक, आपसे बोला जा रहा है सर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, charge particle enters in this region, charge is q, mass is m, it enters with a velocity of v। ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है। अब मुझे पहले तो आप लोग एक बात बताइए कि क्या चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इंटर करने के बाद इसका ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी डिफ्लेक्टेड ऑन द सर्कुलर पाथ, बट क्या ये चार्ज पार्टिकल ऐसे बेंड हो पाएगा, ऐसे बेंड हो पाएगा इस केस में? मुझे इतना पहले बताओ, विल इट बी No, एबल sir. टू बेंड लाइक No, दिस? sir. नो No, सर, ऑफ sir. कोर्स नॉट, बिकॉज चार्ज पार्टिकल ये बेंड तब हो पाता है जब मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है, मतलब जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वो रीजन या तो रेडियस के बराबर हो या रेडियस से ज्यादा हो, तब तो ये ऐसे बेंड हो पाता। बट वो रीजन रेडियस के से कम है तो ये ऐसे बेंड नहीं हो पाएगा ना, इट विल नॉट बी एबल टू बेंड लाइक दिस। तो बिकॉज इट इज नॉट एबल टू बेंड लाइक दिस, तो होगा क्या, ऑब्वियसली इट विल बी डिफ्लेक्टेड ऑन द सर्कुलर पाथ। तो फाइनली व्हाट विल हैपन, इट विल कम आउट, इट विल कम आउट फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ इट विल कम आउट, इट विल कम आउट फॉलोइंग द सर्कुलर पाथ। मतलब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ऐसे कुछ बाहर निकलेगा, ये बेंड नहीं हो पाएगा पूरा, तो ऐसे कुछ बाहर निकलेगा, तो ये कुछ एंगल पे बाहर निकलेगा। देखो इंटर जब किया था तो इट एंटर्ड हॉरिजॉन्टली, व्हेन इट कम्स आउट इट विल कम आउट मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा है, दिस इज द एंगल विच इज थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपका सवाल यहाँ पर यह है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिफ्लेक्शन, इस थीटा की वैल्यू कितना है? मैं थीटा ना कह के अल्फा कह देता हूँ, वरना थीटा थीटा में खामा का कंफ्यूज हो गए कौन सा थीटा। तो ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिफ्लेक्शन? क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन नोट करो, इस डिफ्लेक्शन को फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में बी। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है शायद। नोट कर लिया सर?
आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया? Yes. ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया तो आगे मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें मैं आपको ट्राई करने को नहीं कहूंगा, सीखते हैं। देखिए सर, इस पॉइंट पे व्हेन यू आर एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी अपवर्ड। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लीजिए, ये फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ से पास करता है, इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अनडाउटेडली इट विल पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सेंटर जो होगा ना इस सर्कुलर पाथ का सेंटर, वो कहीं यहाँ पर होगा, बिकॉज फोर्सेस विल ऑब्वियसली पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है सर, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया हो। अच्छा सर, ये अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ये मैंने पहले ही बोला है। तो बेटा एक बात बताओ, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, बोलो होगा या नहीं होगा? ये 90 माइनस ऑफ अल्फा होगा, और ये 90 माइनस अल्फा है तो इसको अल्फा होना पड़ेगा। तो ये अल्फा है तो फिर से ये 90 माइनस अल्फा है, क्या बोलते हो बच्चों? ये Yes, sir. 90 है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा या नहीं? मतलब अगर आपको अल्फा निकालना है तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं, और इसको मैं रेडियस कह सकता हूं, दिस विल बी द रेडियस, बिकॉज सेंटर है ये, तो सेंटर से यहां तक की जो लेंथ है वो रेडियस ही तो कहलाएगी सर। इसका मतलब मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है तो मैं इस ट्रायंगल में, ये मुझे पता है कि दिस लेंथ इज रेडियस एंड दिस एंगल इज अल्फा, तो इस, और ये मुझे पता है कि इट इज डी। ये देखो, ये वाला यही तो रीजन की विड्थ है, और इस रीजन की जो विड्थ है दैट इज डी, है ना? इस रीजन की विड्थ मुझे कितनी पता है सर? तो द रीजन हैज अ विड्थ ऑफ डी। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल लो। No, sir. ठीक है, मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल से ये अल्फा निकाल लूं तो आंसर है। अब ये अल्फा, ये 90 डिग्री है, तो इसमें अगर मैं साइन ऑफ अल्फा लिखूं तो साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज डी बाई आर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स डी बाई आर। अब रेडियस आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो आर की जगह आप क्या लिखेंगे? एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स d times of qb divided by mv. This is your final answer for alpha. This is the value of deflection. ठीक है सर, ये आपका डिफ्लेक्शन होगा। डन सर, इज इट डन बाय एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes. हो गया सर, सबने नोट कर लिया? आगे बढ़ूं? Yes. ठीक है, तो टिल नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग वाज, अच्छा ये फोर्स कब, जब एंगल कितना हो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल, व्हेन यू हैव द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी टू बी 90 डिग्री, देन दिस वाज द केस। उस केस में ये फोर्स होता है, और हमेशा पाथ सर्कुलर होता है। तो हमने 3 केसेस अभी तक डिस्कस किया। एक, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो, दैट मींस इफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उस केस में आपका फोर्स की वैल्यू 0 होगी, 180 होगा तब भी फोर्स 0 होगा, और 90 होगा तो पाथ एग्जैक्टली कैसा होगा? सर्कुलर। अब अगर सर मान लीजिए कि ये तीनों एंगल्स नहीं है, मतलब ये द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी इज सम आर्बिट्री एंगल, इट हैज सम आर्बिट्री वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो फिर उस केस में क्या होगा? तो देखो, इफ थीटा इज आर्बिट्री, मतलब कोई भी जनरल एंगल होगी, ठीक है, कोई स्पेशल 0, 180 या 90 नहीं हो, कोई भी जनरल एंगल हो, तो क्या होगा?
तो इस केस में याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, सच दैट इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कुछ आर्बिट्री वैल्यू है, मतलब इसका जो एंगल है वो कुछ थीटा है। क्लियर? तो इस केस में क्या होता है सर, इस केस में इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। मतलब एक जो कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल टू द फील्ड, इस कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं v cos थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, इस कंपोनेंट को हम कह सकते हैं v sin थीटा। कोई दिक्कत इस बात में? अब देखिए सर, v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मतलब इस केस में चार्ज पार्टिकल की दो वेलोसिटीज है, वन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड अनदर वन इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो जो फील्ड से परपेंडिकुलर है, द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर है फील्ड के, तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में अगर फोर्स परपेंडिकुलर है फील्ड के तो वो फोर्स और फील्ड के वजह से जो सॉरी वो वेलोसिटी और फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, वो फोर्स कैसा होगा सर, वो फोर्स इस तरह से लगेगा सच दैट इट टेक्स द चार्ज पार्टिकल ऑन द सर्कुलर पाथ। एम आई राइट? नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. भाई ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव कराएगा, तो इट विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। और चार्ज पार्टिकल के पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ साथ एक और कौन सा कंपोनेंट है, तो दैट इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो चार्ज पार्टिकल को किधर ले जाएगा, तो वो चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाएगा, मतलब चार्ज पार्टिकल सर्कल पे भी घूमेगा और चार्ज पार्टिकल आगे भी भागेगा, चार्ज पार्टिकल सर्कल पे भी घूमेगा और चार्ज पार्टिकल आगे भी भागेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चार्ज Yes, sir. पार्टिकल सर्कल पे भी घूमेगा और आगे भी Yes. भागेगा। तो चार्ज पार्टिकल सर्कल पे भी घूमा और आगे भी गया, सर्कल घूमा फिर आगे गया, तो अल्टीमेटली इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा, हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल विल गो ऑन द हेलिकल पाथ। मतलब अगर आपका कोई भी आर्बिट्री एंगल है तो इस आर्बिट्री एंगल के केस में चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज मूव्स ऑन द हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, हेलिकल पाथ पे मूव करता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। उस हेलिकल पाथ में दो पार्ट्स होगा, एक सर्कुलर और दूसरा कौन होगा, लीनियर। ये जो दो सर्कुलर पाथ के बीच की दूरी है उसको हम कहते हैं पिच, और इस केस में जो पिच होता है दिस पिच विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये जो पिच होगा इस केस में वो पिच कैसा होता है, कांस्टेंट पिच। इसका मतलब है कि इन द केस ऑफ आर्बिट्री एंगल चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन द हेलिकल पाथ ऑफ कांस्टेंट पिच। तो इसमें अगर आप रेडियस लिखेंगे तो रेडियस आप लिखेंगे m इंटू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी, मतलब वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और इसमें अगर आप टाइम पीरियड लिखेंगे तो टाइम पीरियड आप क्या लिखेंगे, तो टाइम पीरियड तो वही रहेगा क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड विल स्टिल रिमेन एज 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी। फ्रीक्वेंसी अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो स्टिल इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो क्यूबी डिवाइडेड बाय 2 पाई m। इस केस में एक चीज और है जिसका नाम है पिच। पिच का मतलब होता है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सर्कुलर पाथ्स। दो कंसेक्यूटिव सर्कुलर पाथ के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पिच। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप कैसे लिखोगे, वेलोसिटी विच इज द पैरेलल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एक बार सर्कल को घूमने के बाद फिर वो आगे बढ़ेगा, तो वो जो टाइम है वो टाइम पीरियड ऑफ द सर्कल के एग्जैक्टली बराबर होगा। तो इसको पिच को आप कैसे लिखेंगे, पिच विल बी रिटन एज इक्वल टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर द पिच, इसको हम कहते हैं पिच। ठीक है सर, मतलब आर्बिट्री वैल्यू होगा तो पाथ विल बी ऑब्वियसली हेलिकल। हेलिकल पाथ में दो पोर्शन होगा, सर्कुलर भी होगा और लीनियर पोर्शन भी होगा। तो पार्टिकल सर्कल पे भी घूम रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा। आगे बढ़ाने वाला कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, तो दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी v cos थीटा, और सर्कल पे कौन घुमाएगा वो v sin थीटा। बट याद रखो कि जरूरी नहीं कि एंगल हमेशा इसके साथ हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एंगल गिवन हो थीटा तो फिर ये वाला जो होगा ये भी cos थीटा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि क्या याद रखेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट of the velocity will move the charge particle on the circular path and parallel component of velocity will move the charge particle on the linear path। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया यश?
yes sir. हो गया? तो मेरी बात सुनिए। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। मानस भाई बहुत चुपचाप चल रहे हैं, आंसर बताइए। सर मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ आपसे सिंपली मैं पाथ पूछूंगा, आपको पाथ बताना। कोई चार्ज पार्टिकल, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, लॉजिकल चीज है। देखो और मुझे बताओ कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दो कंपोनेंट है उसका, वी आई कैप प्लस और वी टू जे कैप। मतलब पार्टिकल हैज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस as well as the particle has velocity along y axis, और magnetic field is given as b naught k cap। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग भी है और y एक्सिस के अलोंग भी है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? व्हाट विल बी द पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, तो पाथ, विल द पाथ बी हेलिकल और नॉट? Yes, sir. It will be helical. What do you say, Sivang? Sir, Is your claim about the path of the charge particle, will it be helical? no, sir. Why so? Why you saying कि नहीं होगा? If we take the velocity of x-axis, then there's the magnetic field and velocities are perpendicular. So in a circle, circular path is forming. चलिए मैं बता देता हूँ कि भाई मैंने आपसे क्या बोला कि particle will go on the helical path if and only if one of the velocity is parallel to the magnetic field and the another velocity is perpendicular to the field। मतलब there should be two values, एक parallel होना चाहिए magnetic field से और दूसरी कैसी होनी चाहिए? तो दूसरी should be perpendicular to the magnetic field। दूसरी कैसी होनी चाहिए सर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, perpendicular, और एक कैसी होनी चाहिए? parallel। यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो इट इज अलोंग जेड एक्सिस। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स इज अलोंग जेड एक्सिस। और जो दो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स वाला भी जेड से परपेंडिकुलर होगा और वाई वाला भी जेड से परपेंडिकुलर होगा। भाई एक्स एक्सिस वाला भी जेड से परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस भी जेड से परपेंडिकुलर होगा और वाई भी क्या होगा? वाई भी जेड से परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब यू डोंट हैव एनी वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू द फील्ड। यहां पर कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल नहीं है फील्ड से। कोई पैरेलल है क्या? भाई v1 is also perpendicular to the field and v2 is also perpendicular to the field, so both of the fields are perpendicular to the magnetic field। तो इसका मतलब है इस केस में पाथ हेलिकल नहीं होगा। पाथ हेलिकल होने के लिए आउट ऑफ द टू वेलोसिटी वन शुड बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों ही परपेंडिकुलर है तो पाथ कभी भी हेलिकल नहीं होगा मेरे बच्चे। तो पाथ यहां पर कैसा होगा? स्टिल द पाथ विल बी सर्कुलर। पाथ फिर से कैसा होगा बोलो? पाथ विल स्टिल बी सर्कुलर। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस आप लिखोगे ना, तो रेडियस यहां पर अगर आप लिखोगे सर्कुलर पाथ का, तो रेडियस विल बी इक्वल टू एम वी नेट डिवाइडेड बाई क्यू बी। वी नेट का क्या मतलब कि देखो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है, एक v1 एक v2, तो इन दोनों की नेट वेलोसिटी लेनी है आपको। तो आप क्या लिखेंगे? m अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस ऑफ v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय क्यूबी। ये आपका रेडियस होगा सर। इस केस में दिस विल बी द रेडियस, ये रेडियस होगा। बट पाथ कैसा होगा? तो पाथ विल स्टिल बी सर्कुलर, पाथ हेलिकल नहीं होगा। समझ गए? नोट कर लिया इसको? पाथ विल बी सर्कुलर। Yes, sir. Done. अब दूसरा केस लेता हूं। अब अगर मान लो कि यहां पर मैंने वेलोसिटी ले लिया v1 i कैप प्लस और v2 j कैप और मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू b नॉट j कैप। अब क्या होगा? पाथ हेलिकल होगा या सर्कुलर होगा? Helical. Helical. यस, नाउ इट विल बी हेलिकल। और हेलिकल में यहां पर आगे कौन चलाएगा? वो वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू द फील्ड। ये वेलोसिटी विल बी रिस्पांसिबल टू मेक द पार्टिकल मूव फॉरवर्ड, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस विल मेक द चार्ज पार्टिकल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, दो कंपोनेंट होने से पाथ हेलिकल नहीं हो जाता। दो आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन कंपोनेंट शुड बी पैरेलल टू द फील्ड,
अगर दो में से एक कंपोनेंट पैरेलल है तभी पाथ सर्कुलर होगा, अदरवाइज पाथ विल नॉट बी, सॉरी पाथ हेलिकल होगा, अदरवाइज पाथ विल नॉट बी हेलिकल। क्लियर है? अच्छा, इसमें अगर मैं रेडियस लिखूंगा इस केस में, तो रेडियस विल बी रिटन एज व्हाट? रेडियस विल बी रिटन एज mv1 डिवाइडेड बाय qd, ये रेडियस होगा, है ना, क्योंकि दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वही चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे ले जाता है, तो mv1 डिवाइडेड बाय qd। अच्छा, इसमें अगर पिच लिखता मैं, पिच की वैल्यू, तो पिच की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? तो पिच कौन प्रोवाइड करेगा, मतलब आगे कौन बढ़ाएगा? तो v2 बढ़ाएगा, v2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड 2 pi m डिवाइडेड बाय qd। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir.